ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा हमने पिछले लेक्चर में एक्सेल के आफ्टरनून। कुछ फाइल मेन्यूज़ और होम का रिबन हमने देखे थे, उसमें क्या क्या हो सकता है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम कुछ और मेन्यूज़ के बारे में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो हम सबसे पहले एक्सेल शुरू करते हैं। सो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सेम वही तरीका सबका। और कल हमने एक फ़ाइल बनाई थी, स्टूडेंट रिकॉर्ड बीए। ये एक फ़ाइल हमने कल तैयार की थी, जो एज इट इज़ आज हमारे पास सेव है। और आज हम इसी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो कल जो हमने किया था उसमें से एक चीज़ छूट गई थी, दैट इज़ योर बॉर्डर। कि अगर हम किसी फाइल के कोई भी फाइल जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जनरली बॉर्डर नहीं होता है। तो इसका मैं थोड़ी देर के लिए बॉर्डर हटा देता हूँ। इसका थोड़ी देर के लिए हम बॉर्डर हटा देते हैं, और बॉर्डर हटाने के लिए हमें कोई भी एक, ये हमने बॉर्डर हटा दिया इस फाइल का। ओके, हमने इस फाइल का बॉर्डर हटा दिया है। और अब ये फाइल के ऊपर कोई भी ब्लॉक नहीं है। तो पहली चीज़, अगर हमें किसी शेल को बॉर्डर देना हो, किसी भी शेल को, तो हम चेक करना चाहें तो ये फाइल आएगी कैसे, प्रिंट कैसे होगी। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू में जाके, प्रिंट प्रीव्यू में जाके ये फाइल इस तरह की हमारे पास प्रिंट होके आएगी। इसमें कोई लाइनिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, वो लाइनिंग, एक एक रो और एक एक कॉलम लाइनिंग में आए। तो मैं किसी भी सेल को जब बॉर्डर देता हूँ तो पहले उस सेल को मैं सेलेक्ट, आई हैव टू सेलेक्ट दैट सेल। फिर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मेरे पास बहुत सारे बॉर्डर दे रखे हैं। ओके, सो ये मेरे पास सेल के बॉर्डर्स हैं। ये ऊपर जितने भी दे रखे हैं ये सारे सेल के बॉर्डर हैं। नीचे हम टेबल के बॉर्डर भी ड्रा कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला बॉर्डर है वो है बॉटम बॉर्डर। सेल का बॉटम, नीचे जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, नीचे की लाइन आ जाएगी। ये टॉप बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, ये नो बॉर्डर है, और ऑल बॉर्डर मतलब कंप्लीट। अगर मैं 4-5 सेल सेलेक्ट करता हूँ तो सारी की सारी बॉर्डर में आ जाएंगी। एंड दिस इज आउटसाइड बॉर्डर। तो इस तरह से सारे बॉर्डर हैं। तो आप कोई भी, मैं जैसे आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इस सेल का मैंने आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट किया है। अब अगर मैं प्रिंट व्यू में चेक करना चाहूँ कि ये फाइल को मैंने क्या किया है, तो मैं प्रिंट व्यू में देख सकता हूँ यहाँ पर कि, थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं, कि इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया था, इसका बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं अपनी पूरी टेबल को बॉर्डर देना चाहूँ तो पूरी टेबल को बॉर्डर देने के लिए क्या करना है, हमें पहले टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट करने के मैंने कई तरीके बताए। एक ये तरीका भी है कि आप पहले सेल में माउस क्लिक कीजिए, उसे सेलेक्ट कीजिए, और फिर जो लास्ट वाला आपका जो सेल है उसमें क्लिक कर दीजिए, सारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। आप ऐसे भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ बॉर्डर। तो अगर मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर दूँ सिर्फ, ये मैंने इसको सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दिया है, कोई सेल का बॉर्डर नहीं दिया, इनर बॉर्डर नहीं दिया है। तो अब मैं इसे यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि प्रिंट में, मैं प्रिंट में जाके चेक कर सकता हूँ ये चीज़ की क्या दिया है मैंने। तो मैंने अपनी टेबल को आउटसाइड बॉर्डर दे दिया। आप देख रहे हैं आउटसाइड का बॉर्डर आ गया है। अगर हम इसे थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो, क्योंकि ये 3-4 पेज में आ रही है, ये 2 पेज में आ रही है फाइल, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको फाइल विजिबल रहे, पूरी बॉर्डर आपको नज़र आए। और ये मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब आप अगर इसको प्रिंट व्यू में चेक करेंगे तो अब आपको पूरी टेबल नज़र आएगी। और ये ऐसा हमने, अभी भी 2 पेज में है, मैं अभी भी इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। सो मैं यहाँ से पेज लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ।
मैं पेज लेआउट चेंज कर सकता हूँ इसका, और ये मैंने पेज लेआउट चेक किया तो इससे बात नहीं बन रही है, तो इट्स ओके। सो हम यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं टेबल को, और ये टेबल हमारी जैसी भी है थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो अब इसका बॉर्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसा बॉर्डर है। हम इस तरह से पूरी इनर बॉर्डर को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इनर बॉर्डर, ये मैंने ऑल बॉर्डर किया और ऑल बॉर्डर हो जाएगा, तो ये सारी टेबल सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ऐसे करके कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखूँ मैं दिखाऊँ मैं, तो हम ड्रा बॉर्डर भी कर सकते हैं। और ड्रा बॉर्डर में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मैं इस सेल को ड्रा करना चाहूँ, तो मैं जहाँ तक की लाइन को ड्रा करना चाहूँ वहाँ तक की लाइन ड्रा हो जाएगी। मैं जितने भी ये ऐसे में ड्रा कर सकता हूँ, तो टेबल को मैं ड्रा ड्रा बॉर्डर से भी मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है लाइन स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं अभी मैंने ये स्टाइल ले रखी है, मैं चाहूँ थोड़ी सी डार्क स्टाइल लेना चाहूँ तो डार्क स्टाइल भी ले सकता हूँ। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब डार्क स्टाइल आ जाएगी। देखो अब ये डार्क आ गया। मैं इस टेबल पे भी ये काम कर सकता हूँ। आउटर बॉर्डर मैंने लिया हुआ है और आउटर बॉर्डर जितना मैं सेलेक्ट करूँगा उतना आउटर बॉर्डर ही आ जाएगा। ये डार्क लाइन आ गई है। तो यहाँ से हम अगर डॉटेड लाइन लेना चाहें तो डॉटेड लाइन, ये जितने भी आपको लाइनें दी गई हैं, आप ये स्टाइल, ये जितनी भी आपको स्टाइल दी गई है सब आप ले सकते हैं। ठीक है जी। आप इरेज भी कर सकते हैं। आप इरेज करना चाहें तो आप ये इरेज यहाँ से इरेज कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो इरेज हो जाएगा पूरा सेलेक्ट। जितना आप सेलेक्ट करेंगे, आपने ये सेलेक्ट किया, ये इरेज हो गया, ये इसके साथ ये भी इरेज हो गया। तो आप ऐसे ये बॉर्डर, यहाँ पर ये आइकन दिया गया बॉर्डर, इसमें से आप अपने टेबल पे जो भी कलाकारी करना चाहें वो कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द बॉर्डर। नाउ टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट में पहले भी बात की थी। अभी मैं इसको टेक्स्ट अलाइन करता हूँ कि ये सारे के सारे जो हमारी टेबल है वो, इसको एस्केप करके आप ये हटा सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था। ये जो मैंने इरेजर सेलेक्ट किया था, आप अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इरेजर ही रहेगा जब तक आप इसे एस्केप ना करेंगे। एस्केप कीबोर्ड में की प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। ओके। तो अब मैं अगर जाऊँ बॉर्डर के अंदर या दूसरा मैं लेता हूँ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? ये आपका अलाइनमेंट फीचर है। अगला जो आपका टैब है वो अलाइनमेंट का टैब है रिबन के अंदर। तो अलाइनमेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो ये दो अलाइनमेंट दिए हुए हैं, एक टॉप अलाइनमेंट, एक बॉटम अलाइनमेंट। तो जो टॉप अलाइनमेंट है वो आपकी सेल के अंदर डेटा कैसे लिखा हुआ है वो बताएगा। दैट मीन्स इसके अंदर तीन चीज़ें दी गई हैं। आप टॉप अलाइनमेंट कर सकते हैं, आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, और आप बॉटम अलाइनमेंट कर सकते हैं सेल का। ये जो नीचे वाला है ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो सकता है, ये सेंटर अलाइनमेंट हो सकता है, राइट अलाइनमेंट। तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे और यहाँ से आप टॉप बॉटम और सेंटर करेंगे। तो आप अगर इस डेटा को सेलेक्ट कर, मैं ये अगर डेटा चेक करूँ ये वाला, तो ये इस सेल को मैं चेक करूँ, इस सेल का मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसमें जो डेटा लिखा हुआ है वो टॉप अलाइनमेंट पे है। देखो टॉप अलाइनमेंट सेलेक्ट है तो टॉप अलाइनमेंट पे है। ओके। इधर मैं अगर इस सेल का साइज इतना बड़ा कर दूं तो मुझे ये देखेगा लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट में ही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाए और ये भी सेंट्रल अलाइनमेंट, सारा डाटा मेरा सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करता हूं। तो इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए आपको सेंटर, जब आप सेंटर पे कर देंगे तो ये डाटा सेंटर पे आ गया, टॉप से सेंटर पे आ गया, नीचे आ गया। आप इसे बॉटम पे करना चाहेंगे तो बॉटम पे आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी रो का डेटा टॉप पे ले जा सकते हैं, सेंटर पे ले जा सकते हैं और बॉटम पे ले जा सकते हैं। अगर मैं इसी के अंदर डेटा को सेलेक्ट करूं और टॉप अलाइनमेंट में जाके इसको दोबारा से मैं चेक करूं, तो मैं अपने रो के अंदर, ये मैंने कॉलम का, ये मैंने रो का किया, मैं कॉलम का करना चाहूँ तो कॉलम के अंदर जाके मैं कॉलम का भी अलाइनमेंट दे सकता हूँ। तो इसमें कॉलम का अलाइनमेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू गो, मैं अगर इस रो को, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और ये कॉलम अभी
लेफ्ट अलाइन पे है, देखिए ये लेफ्ट में है, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, आई कैन मेक इट इन द सेंटर। ये सारा का सारा डाटा देखिए सेंटर पे आ गया है। मैं इसको राइट में करना चाहूँ तो राइट में कर सकता हूँ। तो मैं एक ही कॉलम या एक ही रो को सेलेक्ट ना करके मैं पूरी टेबल को अगर करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, पूरी टेबल को सेलेक्ट करूँगा पहले। आई हैव टू सेलेक्ट द कंप्लीट टेबल। जब ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई है, मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के मैंने कई तरीके आपको बताए, तो आप उनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट का यूज़ करके आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आप शिफ्ट का यूज़ करके आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप जैसे ही आप टेबल सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे दे सकते हैं कि सेंटर टॉप एंड बॉटम, और सेंटर ही कॉलम। सो अब सारा डाटा देखिए अलाइनमेंट हो चुका है सेंटर के अंदर। तो ऐसे आप अलाइन कर सकते हैं। इसके इधर जो दिया हुआ है ये आपका एंगल में है। मैंने आपको, अगर हम किसी डेटा को एंगल अलाइनमेंट भी देना चाहते हैं, एंगल अलाइनमेंट का मतलब है कि ये डेटा अभी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लेटा हुआ डेटा है। ये देखो ये सीरियल नंबर ऐसे है, मतलब लेफ्ट टू राइट डेटा हॉरिजॉन्टल पे है। मैं इसको वर्टिकल करना चाहूँ तो वर्टिकल भी कर सकता हूँ, और किसी एंगल पे देना चाहूँ तो एंगल पे भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको, मैं सीरियल नंबर को करता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को या इसको करता हूँ, तो मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ पे एंगल, तो मैं एंगल में दूंगा तो ये एंगल में आ गया डेटा। अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटर पे है और एंगल में आ गया डेटा, राइट। आप इसको इसी को सेलेक्ट करके किसी और तरह लेना चाहें तो एंगल ऐसे भी आ सकता है। आप अपने डेटा को जिस तरह से लेना चाहें उस तरह से, आप ये वर्टिकल हो गया और ये रोटेट अप हो गया, ये आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना चाहें, जैसा सेलेक्ट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। और आप नीचे फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, राइट। आपने जो सेलेक्ट कर रखा है अभी वो यहाँ पर है, आप इसको उठा के ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका डेटा यहीं पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। आप इस पूरी टेबल को अरेंज करना चाहें तो पूरी टेबल को अरेंज कर सकते हैं। आप हाफ टेबल को अरेंज करना चाहें हाफ टेबल को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे नॉर्मल में लाना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली नॉर्मल में ले आइए। कोई सेंटर, सेंटर, दोनों सेंटर में है, डिग्री एंगल यहाँ पर ले आइए। आप इसको थोड़ा सीधा कीजिए और ओके, सो ये डेटा आपका एज इट इज़ आ गया है। इस तरह से आप यहाँ पर रोटेशन भी डाल सकते हैं। नाउ दिस, ये इंटेंट डिक्रीज और इंटेंट इंक्रीज है। सो इंटेंट डिक्रीज और इंटेंट इंक्रीज में क्या होता है कि मान लीजिए मैं, मुझे ये डेटा, ये दो जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर में, और ये जो आया हुआ है ये भी सेंटर में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ना जहाँ से दो शुरू हो रहा है वहीं से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ। तो जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं इसको इंटेंट राइट में करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ इधर खिसक जाएगा डेटा। मैं इधर करूँगा तो ये डेटा, सिर्फ सेल का डेटा इधर खिसक जाएगा। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो ये इंटेंट होता है। इसी तरह अगला जो है हम करते हैं, ये ओरिएंटेशन बताया मैंने और इंटेंट बताया। नाउ कम टू द रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेंटर। तो रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर क्या करता है, मान लीजिए कोई भी एक डेटा हम लेते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कोई डेटा लिखता हूँ 1 2 3। ओके, मैंने 3 डेटा लिया जो राइट अलाइन है। देखिए मैंने इसको कर रखा है ऊपर से बॉटम, मैं इसको सेंटर में करता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ इन डेटा को और यहाँ मैं इसे सेंटर में करता हूँ और ये भी सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, सेंटर में आ गया। अब जब मुझे इसे, रैप का मतलब होता है कि मैं तीनों, इन दोनों को, अगर इसको लिखा हुआ डेटा, कोई भी लिखा हुआ डेटा है जो
आपके टेक्स्ट के बाहर जा रहा है, आपके सेल के बाहर जा रहा है, सॉरी टेक्स्ट के बाहर नहीं, सेल के बाहर जा रहा है, और इस तरह से वो सेल में आ नहीं रहा है, तो आप उसे रैप करेंगे। और रैप करने के बाद क्या होगा, वो ये अभी अनरैप है, आप इसे रैप करेंगे तो क्या होगा, एक ही सेल के अंदर ऊपर नीचे आ जाएगा, एक ही सेल के अंदर रहेगा लेकिन ऊपर नीचे, मतलब सेल से बाहर नहीं जाएगा। इस तरह आप रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को। आप ऊपर भी अगर कोई टेक्स्ट दे रखी है, आप उसे रैप करना चाहते हैं, मान लीजिए ये है पूरे के पूरे, मैं इसके हेडिंग्स को रैप करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रैप कर देता हूँ, और जो भी बाहर गए हुए थे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हम इसको रैप कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक छोटा सा ये दिया गया है, आप मेरा जो कर्सर घूम रहा है उसे आप देख रहे होंगे, ये आपको स्क्रीन मिनिमाइज, मतलब जो स्क्रीन अगर फुल ऑफ स्क्रीन हो गया है और उसके अंदर वो नहीं आ पा रहा है, तो आप इससे छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने स्क्रीन के साइज़ को। आप स्क्रीन के साइज़ को बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। ये सेंटर के अंदर है, राइट। आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो आप इसको अगर थोड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं आप स्क्रीन के साइज़ को। आप इसको बड़ा करना चाहें तो इधर से इधर प्लस में आप बढ़ाते जाइए, बड़ा होता जाएगा। ऐसे आप स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ सेंटर एंड मर्ज की। तो जो मैंने डेटा नीचे लिखा है, मैं इसको, ये जो डेटा है मैं चाहता हूँ कि ये एक ही कॉलम के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, देखो सेंटर और मर्ज का मतलब होता है कि आपने एक डेटा लिया और आप उसे दो सेल के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये एक सेल हो गई, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, और ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। तो मैंने डेटा एक सेल के अंदर लिखा था, लेकिन अब वो क्योंकि सेल एक है, सेल ये दो, तो दो रो के अंदर लिखा गया है। कॉलम एक ही है लेकिन दो रो के अंदर लिखा गया है, और ये बॉटम पे है। तो मैंने कहा कि ये बॉटम पे है, तो मैं इसको सेंटर में लाना चाहूँ तो सेंटर में भी ला सकता हूँ। ये बॉटम पे था, यहाँ टॉप पे चला जाएगा। मैं इसे सेंटर में लाना चाहूँ तो सेंटर में भी ला सकता हूँ, राइट। अभी राइट पे चला गया, सेंटर पे ले गई इसे। तो ये जो वन जो मैंने लिखा था, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और बढ़ा देता हूँ इसका साइज़ थोड़ा सा, आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये जो वन लिखा था मैंने, ये दो सेल को मिला के एक सेल बना दिया गया, इसे हम बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये आप मर्ज एंड सेंटर से कर सकते हैं। अब जो ये जो मैंने लिखा है, ये मैं तीन सेल है और तीन सेलों में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पर तो एक ही डेटा दो सेल में किया था, लेकिन तीन सेल में अलग अलग डेटा है, और मैं उसको मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो वो कहेगा एक ही डेटा लिखा जाएगा एक सेल के अंदर, क्योंकि एक सेल बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक आपको मर्ज एंड सेंटर दिया, उसमें एक ही सेल बन जाएगा। मर्ज मर्ज अक्रॉस दिया गया, इसका मतलब क्या है, सेल तो एक बन जाएगी लेकिन डेटा एज इट इज रहेगा। सेल तो एक बन गई है लेकिन डेटा सारा एज इट इज लिखा रहेगा। सो इसे मैं अगर लेता हूँ मर्ज अक्रॉस, अब यहाँ लीजिए 1 2, ये मैंने दो सेल ली और दोनों ही सेल को मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। ओके, अब मैं इसको मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ। तो मर्ज अक्रॉस करते ही ये आपका एक सेल रहेगा और दोनों ही डेटा उसमें पड़े रहेंगे, राइट। मर्ज अक्रॉस, ये पूछ रहा है मर्ज सेल नहीं होगा तो अनमर्ज। सो मर्ज अक्रॉस कुछ काम नहीं कर रहा है। मर्ज अक्रॉस के अंदर आप जब सेल सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ही डेटा पड़े रहेंगे और दोनों उसमें आएंगे, अलाइनमेंट के अंदर आएंगे। अभी ये शो नहीं कर रहा, तो देर में भी सम प्रॉब्लम, यू कैन वॉच। ओके, आप इसे चेक करके देखना, हो सकता है कि मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगला जो है टॉपिक आपका, हमने एक चीज़ छोड़ी, फॉर्मेट पेंटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मेट पेंटर। आपने कट कॉपी पेस्ट तीनों कर लिए थे, लेकिन फॉर्मेट पेंटर आपने छोड़ दिया था। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है जी, फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है एक्सेल का। और इसमें क्या होता है कि मैं एक टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई वुड लाइक टू सेलेक्ट अ टेबल। मैं इसी टेबल को
मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली और इसको मैं ऐसे बॉर्डर दे देता हूँ। दिस टेबल इज सेलेक्टेड। अब मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर देता हूँ। अब हुआ क्या कि ये टेबल कॉपी हो गई, इसका फॉर्मेट कॉपी हो गया। फॉर्मेट पेंटर है, मतलब इसी फॉर्मेट में आप किसी और जगह पे जाके टेबल बना सकते हैं, लेकिन वो टेबल क्या होगा, उसका फॉर्मेट ये रहेगा। मैं अगर इस टेबल को यहाँ बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और इसके आगे एक टेबल, लेकिन डेटा कुछ नहीं आया है। आप कॉपी करते हो तो डेटा भी साथ आता है, पेस्ट करते हो तो डेटा भी साथ आता है, लेकिन फॉर्मेट टेबल पेंटर क्या करता है, सिर्फ स्ट्रक्चर, उसका कलर, जैसे इस सेल में ये कलर था, इस सेल पूरा का पूरा फॉर्मेट उठा लिया उसने, डेटा कुछ नहीं डाला। डेटा आप अपना कुछ भी डाल सकते हो। ओके, पहला काम। ऐसे ही जब आपको कई सारी टेबलें बनानी होती हैं लेकिन एक ही फॉर्मेट की टेबल बनानी होती है तो आप फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा इसका जो यूज़ है, मैं दूसरा यूज़ और बता देता हूँ, वो आपको बहुत कम शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरा यूज़ है, आप इस टेबल को सेलेक्ट कीजिए कंप्लीट। तो सेलेक्ट करने के मैंने आपको जितने भी तरीके बताए, आप उनमें से कोई एक तरीका यूज़ कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो टेबल जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आप फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। राइट, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। यहाँ देखिए जो आपको ये डॉटेड लाइन आ गई, मतलब इतनी टेबल, एक एक रो नीचे छूट गई, कोई बात नहीं, छूट गई तो कोई बात नहीं, ओके। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सीट नंबर 2 पे जाऊँ, यहाँ पे मैं सीट नंबर 1 पे ही काम कर रहा, सीट नंबर 2 पे जाऊँ और यहाँ ले जाके मैं अपने कर्सर से यहाँ ले जाके और इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो यू विल फाइंड कि पेस्ट करते ही डेटा भी आ गया और टेबल का फॉर्मेट भी आ गया। इसी तरह आप अब कितनी भी उस पे ले जाइए, आप एक बार क्लिक कर देंगे फॉर्मेट आ जाएगा, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो पूरी टेबल एज इट इज उठ के आ जाएगी। आप अगर अपनी टेबल की कॉपी बनाना चाहते हैं, पेस्ट करते जाइए, और अगर आप और शीट बनाना चाहते हैं और उसके अंदर सिर्फ फॉर्मेट डालना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ क्लिक कर दीजिए, बस यहाँ लाके जितनी भी शीट के अंदर आप उसी शीट के अंदर करना चाहते हैं, उसी शीट के अंदर, आप कोई और शीट के अंदर करना चाहते हैं, आप किसी और फाइल के अंदर भी करना चाहते हैं तो भी आप वहाँ जाके जस्ट क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्मेट एट एज इट इज आ जाएगा वहाँ पर। सो दिस इज अबाउट द अलाइनमेंट हेडर इन द रिबन। अगला जो आपका है वो है आपका नंबर, और इसमें जब हम काम करेंगे तो मैं आपको एक टेबल लेना चाहूँगा और मैं एक और फाइल बना देता हूँ। जस्ट आई हैव टू टेक वन अनदर फाइल और इसको मैं क्रिएट करता हूँ और इस फाइल को मैं दे देता हूँ कि सीरियल नंबर। मैं इसमें जो डेटा एंटर करना चाहूँगा वो सीरियल नंबर, यहाँ पर आप रोल नंबर, ओके, और यहाँ पर सैलरी। आप रोल नंबर के बजाय एम्प्लॉय नंबर कर लीजिए, बेटर रहेगा। ईएमपी नंबर, ओके। तो अब जो हम काम करने जा रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे लगता है कि मेरी कंपनी में 20 लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 2, मैं सीरियल नंबर देना चाहूँगा तो सीरियल नंबर सारे 20 के 20 टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू राइट 1 and 2 एंड यहाँ पर इसको प्लस के सिंबल को जैसे ही आप यहाँ पे ले जाएंगे, माउस के कर्सर को दबाइए और इसको जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, 10 तक ले जाना चाहते हैं, 20 तक ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी 20 एम्प्लॉय है तो मैं यहाँ पर इसको 20 तक मैं ले जा सकता हूँ, 19 में और ये 20। ओके, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू ड्रैग इट। और आप इसे अलाइन करना चाहें तो आप इसे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, आप इसे ये भी सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। मैं इनको भी अगर सेंटर लाइन करना चाहूँ तो मैं इनको भी सेंटर लाइन कर सकता हूँ। ओके, ये सेंटर लाइन, ओके। अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय नंबर, और मेरे एम्प्लॉय नंबर है 101 से लेकर और जो आगे हैं वो सारे। ओके, मैंने ये एम्प्लॉय नंबर भी ऐसे ही लिए, और सारे एम्प्लॉय नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने 101 से लिया है तो आप
एक नंबर और लिखिए और फिर लिख दीजिए 120। अब मैं सैलरी लिखता हूँ और किसी की सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, किसी की सैलरी 10 लाख है। ओके, और ऐसे ही मैं सैलरी अपन किसी की मान लीजिए कि और बड़ी सैलरी किसी की हो जाती है और मैंने इतनी सैलरी लिख दी उसकी, मे भी पॉसिबिलिटीज। आप ये देख रहे, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, क्योंकि ये सेल इतनी बड़ी नहीं है कि इसमें आ जाए। या तो मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि इसमें आए, और मैं इस सेल को बड़ा करता हूँ तो भी नहीं आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल हो गया है ये। राइट, जब हमें बड़ा नंबर लिखा जाता है, जब कोई भी बड़ा नंबर लिखा जाता है और वो एक्सपोनेंशियल में आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, जब आपको इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो आप नंबर सिस्टम का यूज करेंगे। मैंने सबकी सैलरी डाल दी जो भी डाली। ओके, सो पहले हम इसी को देखें, तो यहाँ पर इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जनरल दिया गया है। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको जनरल दिया गया है, तो जनरल का मतलब होता है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखेंगे तो टेक्स्ट भी आएगा, और आप यहाँ पर जब आप इसे जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे सैलरी लिखनी है, यहाँ पर सैलरी नंबर में होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ, और जो गलत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कैरेक्टर लिखा ही ना जाए। राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे रो कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे इसके नंबर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। ओके, जैसे ही मैंने इसके नंबर सिस्टम पे किया, तो अब ये जो नंबर हैं ये आपके यहाँ डलेंगे नहीं, ये आप नंबर नहीं डाल सकते, ये कैरेक्टर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 पॉइंट के बाद 2 बिट्स आ गई हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, और अगर आप कहीं नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई हैं। मैं इन डिजिट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू गो इनटू द नंबर, और यहाँ पर मैं इस डिजिट को बढ़ा देता हूँ। मैं जो भी 6 करना चाहता हूँ या 7 करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। देखिए, पॉइंट के बाद डिजिट आ गई है जितनी भी है। ओके, तो अब एक तो नंबर डालने के लिए मुझे कोई कैरेक्टर डालना है, आई टू राइट द कैरेक्टर, देन मुझे यहाँ से हर सेल में जो भी डेटा डालना उसका डेटा मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ा। अब ये जब मैंने नंबर कर दिया है, पॉइंट के बाद 6 कर दिया है, तो आपको 2 चाहिए तो 2 करिए, 6 चाहिए 6 करिए, और आपको एक भी नहीं चाहिए तो फिर आप उसे हटा दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ नंबर सिस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका नंबर सिस्टम आ गया है, और आप यहाँ से इसे डाउन करके 0 कर दीजिए, तो आपका एक भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ से आप हटा देंगे तो ये सेल आपके सेलेक्ट हो। इसी तरह ये आपके नंबर सिस्टम दे रखे हैं बहुत सारे, आप इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी दे रखी है, डॉलर में है, आप रुपए में भी ले सकते हैं, अकाउंटिंग का दे रखा है, डेट दे रखी है 14/10/2021, जो भी आप किस फॉर्मेट में आप डेट डालना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है डेट ऑफ बर्थ, तो मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ किसी की, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। तो अब ये सेलेक्ट हो गई है 1/1/2001, 1/10/2001। अब इसमें 1/10/2001 है, तो मैं इसको अगर 1/12 या मैं 2001 दे दिया मैंने। ओके, तो अब ये जो फॉर्मेट है ये 1/10 मतलब पहला महीना है या 10वां महीना है, ये समझ नहीं आ रहा, तो यू हैव टू सेलेक्ट द डेट। आप इसको यहाँ पे जाके अपनी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट आपको चूज करनी है। ये आपको डेट का फॉर्मेट दे रखा है, शॉर्ट डेट है, हमें पता नहीं कौन सी शॉर्ट डेट है। आप यहाँ जाइए, डेट पे जाइए, और यहाँ डेट के आपको बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, आप उनमें से कोई भी स्टे कर सकते हैं। आपको अगर किसी देश का लेना है कि उस देश में पर्टिकुलर क्या चलता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। राइट, ये आपको बहुत सारी कंट्रीज़ का दे रखा है।
और यहाँ पे इंडिया का भी होगा कहीं ना कहीं, आप अगर इंडिया का देखना चाहें तो ये इंडिया का आ गया है। तो यहाँ पर 14/3 देखिए, 14/3/2001, ये इंडिया के फॉर्मेट चलते हैं सारे के सारे, इंडिया में ये फॉर्मेट चलते हैं, आप कोई भी एक फॉर्मेट उठा सकते हैं। ठीक है, ये भी चलता है। तो ये आपने फिक्स कर दिया। अब आप इस कॉलम के अंदर जब भी डेट डालेंगे तो वो ऐसे ही डालेंगे, 1/12/2001, 1/12/2002, और वो कम नहीं डालेगी। ओके, तो इस तरह से आप डेट फॉर्मेट भी ले सकते हैं। नीचे जो आपको दिया गया है, ये जो आपको कुछ, जैसे मैं नंबर पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ और ये फॉर्मेट दिए गए हैं, ये भी ले सकते हैं, आप अलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी फिल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर है। यहाँ से आप डॉलर सिंबल लेना चाहते हैं डॉलर सिंबल ले सकते हैं, परसेंटेज लेना चाहते हैं परसेंटेज ले सकते हैं। तो ये आपको अलग से जो नंबर है वो आपको देंगे, राइट। तो ये आपका नंबर के बारे में, जो रिबन के अंदर नंबर दे रखा था उसके बारे में था। तो इसमें हम अभी तक आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर आपको हम करवा चुके हैं होम रिबन के अंदर। इसमें से अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई वो पूछ सकता है। ये यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज इन दिस लेक्चर ओनली। अगले लेक्चर में हम आगे और इसके फीचर्स पढ़ेंगे। सो बी इन टाइम प्लीज।